नए नॉर्म्स ला रहा है। और ये इसलिए जरूरी है कि भारत में जो आबादी है उस नजरिए से अगर देखा जाए तो रोड एक्सीडेंट की संख्या काफी ज्यादा होती है और धीरे धीरे हम अंतर्राष्ट्रीय मानकों को लागू करते जा रहे हैं और रोड सेफ्टी की दिशा में नए नए कदम उठा रहे हैं। और आज बात होगी एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़े कुछ नए प्रावधानों, कुछ नए नियमों की कि एग्रीकल्चर मशीनरी और इक्विपमेंट में किस तरीके से नए सेफ्टी फीचर सरकार लाना चाहती है, क्या प्रावधान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हैं, और साथ ही साथ दोपहिया वाहनों में भी नए सुरक्षा मानकों की जानकारी सरकार ने दी है कि इस तरीके से लागू करेंगी। और अब जिम्मेदारी होगी मैन्युफैक्चरर्स पर कि वो उन्हें इम्प्लीमेंट करें और इनका असर जमीन पर क्या होगा और किस तरीके से हम एक एक करके कदम आगे बढ़ा रहे हैं यातायात और सुरक्षा नियमों को लेकर। ये समझ अपने तीन बेहद खास जरिए हमारे साथ मौजूद है केसी शर्मा साहब, जो कि चीफ इंजीनियर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे से और जो नियम बन रहे हैं इस वक्त से जुड़े हुए हैं मिनिस्ट्री से। बहुत बहुत स्वागत सर। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान है बी भनोट साहब, फॉर्मर चेयरमैन है ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग डिविजनल काउंसिल बीआई से और एक्स डायरेक्टर है एआरआई से। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ तीसरे खास मेहमान अमिला किट्टू है, सीनियर जनरल मैनेजर इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी से आईसीएटी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत में शर्मा जी आपसे करना चाहूंगा कि कई सारे बदलाव ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री कर रही है और साथ मैं कहूं कि सुरक्षा मानकों को धीरे धीरे स्टैंडर्ड लेवल पर लाने की कोशिश हो रही है ताकि लोगों की सुरक्षा, उनकी जिंदगी ज्यादा हम सेव कर सकें। पहले मैं बात करूं अगर एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर, अब तक हमने देखा है कि जो तमाम मशीनरी या इक्विपमेंट होते थे उनमें एक अलग पैमाना होता था या सुरक्षा के लिहाज से वो उतने ज्यादा सेफ नहीं नजर आते जैसे कि दूसरे इक्विपमेंट मैं कहूं यातायात के साथ। सरकार एग्रीकल्चर मशीनरी को लेकर क्या कदम उठाना चाह रही है, क्या नए प्रस्तावित नियम है और किस दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं? मैं इस पूरे मुद्दे को तीन हिस्सों में विभाजित करना चाहूँगा। पहली बात, जो कुछ दिन पहले मंत्रालय ने एक रेगुलेशन लाया है जिसके तहत उन्होंने मोटर व्हीकल रूल 115A में बदलाव लाया है, अमेंडमेंट किया है। इसके तहत ये रोड सेफ्टी से ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली बनाने का प्रयास है और सिंप्लीफाई करने का उद्देश्य है। पहले हमारे पास कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल और एग्रीकल्चरल मशीनरी एक ही परिवार का हिस्सा मानी जाती थी और दोनों को एक ही सेट ऑफ रूल्स के तहत गवर्न किया जाता था एमिशन के लिहाज से। अब इस नोटिफिकेशन के तहत हमने दो चीज़ें की हैं। पहला, हमने जो एग्रीकल्चरल मशीनरी को कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल से अलग कर दिया है। अब इससे आगे दो और दूसरे इम्प्रूवमेंट्स होते हैं। जब हमने पूरी एग्रीकल्चर मशीनरी को जब अलग किया तो इसका मतलब कंबाइंड हार्वेस्टर, आपका एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर, पावर टिलर, ये एक बिरादरी एग्रीकल्चरल मशीनरी के हिस्से बन गए। और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल जिसमें आपके बैक होल लोडर्स, आपके मोटर ग्रेडर्स, कंक्रीट मिक्सचर और तमाम कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट भी हैं, ये सब एक फैमिली में क्लब कर दिया गया। दूसरा, अभी तक जो एमिशन के नियम थे हमारे दोनों परिवार के लिए एक ही लिए माने गए। ये हमने, क्योंकि इंडिया यूएनईसी का सिग्नेटरी है 1998 एग्रीमेंट का, तो हमने उनके प्रावधानों को बाई एंड लार्ज हिंदुस्तान में के तहत हमने एक फैमिली में रखा था। पर अभी हाल फिलहाल हमने ये देखा है कि एग्रीकल्चरल मशीनरी और कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल्स एक अलग फैमिलीज का हिस्सा हैं। कंस्ट्रक्शन एग्रीकल्चरल मशीनरी 50 हॉर्स पावर से कम 85% मशीनें हमारे पास हैं, उनसे ज़्यादा मशीनें बहुत कम हैं। जबकि कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट व्हीकल को अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें 50 से कम हॉर्स पावर वाली बहुत कम मशीनें, जिसको हम 37 किलोवाट कहते हैं, 37 से 55 के रेंज में बहुत कम है, ज़्यादातर मशीनरी 100 किलोवाट से ऊपर की रेंज पे। तो ये इसका नतीजा ये हो रहा था कि जब दोनों फैमिलीज के अब एमिशन का नोमेनक्लेचर भी बदल दिया गया है। पहले हम लिखते थे
पता है कि हर टेक्नोलॉजी से एज अ कस्टमर उनको क्या बेनिफिट मिलता है उस टेक्नोलॉजी उसके प्रोडक्ट में आने से। सो एक्सेप्टेबिलिटी भी बढ़ जाती है एंड कॉस्ट ऑफ ओनरशिप थोड़ी बहुत बढ़ती है शुरू में, बट लॉन्ग रन पे उसका बेनिफिट ही है, क्योंकि अगर सेफ्टी फीचर की बात की जाए तो जो यूजर है ट्रैक्टर्स का उसकी सेफ्टी बढ़ेगी। एमिशंस में अगर हम फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाते हैं तो उसकी कॉस्ट ऑफ ओनरशिप जो है उसकी इम्प्रूव होती है, उससे बेनिफिट मिलता है। सो इन नटशेल, चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, चाहे वो टेस्ट एजेंसी हो, चाहे वो कस्टमर हो, तो इस टाइम फ्रेम में टेक्नोलॉजी एडेप्शन और एक्सेप्टेबिलिटी सारी बाय इन हो जाती है। मनोज साहब, क्या नई सुरक्षा मानक और इस तकनीक के लिहाज से अगर समझें, और खासतौर पर एग्रीकल्चर सेक्टर में जहां पर किसान की आमदनी और उनकी जो टेक्नोलॉजी की रेट है, प्राइसिंग है, वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, कितना ज्यादा हम उम्मीद कर सकते हैं कि प्राइसिंग के लिहाज से कंफर्टेबल प्राइस के साथ कंपनियां आएंगी, और उसके लिए क्या विकल्प हो सकते हैं? सरकार की ओर से सब्सिडी या कंपनियों की ओर से स्टार्टिंग लेवल पर कुछ थोड़ा सा प्रॉफिट में कमी के साथ बाजार में उतरना? देखिए, हमारे हिंदुस्तान के अंदर जैसा कि ट्रैक्टर इंडस्ट्री है, इसको हमें सिर्फ थोड़े से अलग तरीके से देखना पड़ेगा। ट्रैक्टर इंडस्ट्री हमारी जो है हिंदुस्तान वर्ल्ड के अंदर नंबर 1 है। वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ट्रैक्टर्स इन द वर्ल्ड। दूसरी बात, मतलब कि एज कंपेयर टू डेवलप्ड वर्ल्ड, हमारे जो ट्रैक्टर्स हैं वो हमेशा ऑर्डिनरी रोड्स के ऊपर आते हैं, टाउनशिप में आते हैं एंड ऑल दैट। तो उसके अंदर सेफ्टी का बहुत हमें इंपॉर्टेंस रखना पड़ता है, क्योंकि ट्रैक्टर के ऊपर ही रख के अपना सामान वो लेके जाता है मंडी के अंदर बेचने के लिए। नॉट ओनली दैट, अगर शादी ब्याह में जाता है तो ट्रैक्टर के अंदर उसकी पूरी बारात को भी लेके जाता है, हैं? दूसरा है कि तुमने देखा होगा कि आम हमारा जितना, जैसे कोई गन्ने की फसल है, उसको उसने मिल के अंदर लेके जाना है तो सारा गन्ना उसी के ऊपर पीछे ट्रेलर के ऊपर लेके जाता है खींच के। विद द रिजल्ट, ये हमारी ऑर्डिनरी रोड्स के ऊपर, हाईवेज के ऊपर इसकी मूवमेंट बहुत ज़्यादा है। विद द रिजल्ट, इसकी जो सेफ्टी है उसके ऊपर हमें बहुत ध्यान देना है। एक मैं आपको छोटी सी चीज़ बताता हूँ, जितने 25 हॉर्स पावर से नीचे के हमारे इंजन हैं, उनकी मैक्सिमम प्रोडक्शन है हिंदुस्तान में, जैसा कि शर्मा जी ने बताया था कि 70-80% उन्हीं की प्रोडक्शन है। वो सब के अंदर आप सरप्राइज होंगे सुन के, उनके अंदर सिर्फ एक हैंड ब्रेक होता है। जैसे हमारी ऑर्डिनरी मोटर व्हीकल है, हैंड ब्रेक का क्या फंक्शन है, जो सर्विस ब्रेक हमारी है, दोनों में कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अगर इमेजिन करिए उस तरह का एक ट्रैक्टर सड़क के ऊपर चल रहा हो और उसको हम एक हैंड ब्रेक से रोकना चाहें तो वो कितना इफेक्टिव होगा, मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं करना चाहूँगा। दूसरा पॉइंट क्या है कि जब इसके ऊपर ट्रेलर लगा होता है पीछे, इतना सारा लोड लेके खींच के जाता है, ज़रा सा भी स्लोप के ऊपर जाता है तो वो खींच नहीं पाता है, तो उसके ऊपर जैक नाइफिंग हो जाती है। ये जैक नाइफिंग का जो चीज़ है बड़ी कॉमन देखी गई है तुम्हारे ट्रैक्टर्स के अंदर, जिसकी वजह से बहुत एक्सीडेंट होते हैं। तो विद द रिजल्ट, इनके अंदर जो ब्रेकिंग सिस्टम है, सबके अंदर एक न्यूमेटिक ब्रेकिंग सिस्टम होना चाहिए। हमारी जो ब्रेक लगती है इन ट्रैक्टर्स के अंदर, जो छोटे वाले हैं, इसके अंदर हैंड ब्रेक सिर्फ जो प्राइम मूवर है, जो आगे की गाड़ी है, जो ट्रैक्टर है, उसके अंदर होती है। पीछे का जो ट्रेलर है, ट्रेलर इज विदाउट ब्रेक। इमेजिन योर बेसिक लोड जो पीछे से खींच रहे हैं उसके ऊपर कोई ब्रेकिंग नहीं है। जब वो ट्रैक्टर आगे से रोकता है तो जैक नाइफिंग होती है, मोमेंटम से पीछे का लोड ऊपर को आता है, पूरा ट्रैक्टर को ऊपर उठा देता है वो। दिस इज अ वेरी बिग सेफ्टी हैजर्ड। और पिछले 15 साल से ये इंडस्ट्री को कहा जा रहा है कि साहब इसके अंदर आप न्यूमेटिक ब्रेक लगाइए, ताकि हम पिकअप एक पीछे से दे टेक ऑफ पॉइंट, जिससे ब्रेकिंग का पीछे एक प्रोविजन बनाया जाए ट्रेलर के अंदर, जिसके अंदर कोई प्रोविजन ही नहीं है। तो इसी के लिहाज से ये आई थिंक शर्मा जी को देखना पड़ेगा कि इसके अंदर हम इन ट्रैक्टरों में जो न्यूमेटिक ब्रेकिंग है एक परमानेंट मैंडेटरी होनी चाहिए। ये इट्स ए वेरी बिग सेफ्टी हैजर्ड ऑन आवर रोड्स, एंड जिसके लिए ये ज़रूर होना चाहिए। तो सेफ्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द अदर एस्पेक्ट इज़ कि इन्होंने ये एक कैबिन के अंदर ग्लास का प्रोविजन किया है, जैसे बिल्कुल शर्मा जी ने ठीक बताया। बट क्या है कि ये है, उसमें वर्ड लिखा हुआ है लॉ में, जिसके अंदर की केबल लगी हुई है। ये नहीं कि सब ट्रैक्टर में केबल लगी हुई है। रीज़न क्या है कि हमारे क्योंकि क्लाइमेटिक ट्रॉपिकल कंट्री है, इसके अंदर हीट इतनी ज़्यादा होती है, तो हमारे जो
एग्रीकल्चर के लोग फार्म के अंदर काम करते हैं, वो कहते हैं कि हमें ओपन के अंदर छोड़ दे, नहीं तो हमारी गर्मी इतनी होगी अंदर बैठा नहीं पाएगा, हम फार्मिंग नहीं कर पाएंगे। और बाकी कंट्रीज़ के अंदर अगर ट्रैक्टर वगैरह होते हैं उसमें एयर कंडीशनिंग एंड दूसरे प्रोविजन होते हैं, क्योंकि वो बड़े हॉर्स पावर के इंजन होते हैं, तो उसमें ये प्रोविजन आराम से दे देते हैं, तो उसके अंदर ये एप्लीकेबल है। तो ये जो चीज़ें हैं ये विल बी एप्लीकेबल फॉर हार्वेस्टर और बिगर ट्रैक्टर्स एंड अदर थिंग्स। बट फॉर छोटों के लिए जो कि आम तुम्हारी सड़कों पे आते हैं, आई थिंक देयर इज ए लॉट टू बी डन फ्रॉम द सेफ्टी एस्पेक्ट। आई थिंक विनोद शर्मा जी इसके ऊपर फर्दर ध्यान देंगे कि इसमें और सेफ्टी एस्पेक्ट क्या इंट्रोड्यूस करे जाए। इसमें हाँ, अभी भनोट साहब ने जो बताया इसके ऊपर मैं 2-3 मुख्तर तौर पे पॉइंट बताना चाहूँगा। पहली बात, इन्होंने बिल्कुल सही फरमाया कि जो ट्रॉली है, ट्रॉली आज की तारीख में ट्रॉली के लिए कोई स्टैंडर्ड नहीं है, परंतु सभी स्टेक होल्डर की रजामंदी से मिलजुल के बैठ के, जिसमें मैन्युफैक्चरर्स भी हैं, टेस्टिंग एजेंसीज भी हैं और भी जो इंटरेस्ट ग्रुप्स हैं, सबके साथ बैठ के हमने एक ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड बनाया है। अभी इसके फाइनल टचेस दी जा रही हैं और इसके डिटेल्ड इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर चर्चा चल रही है सबसे। ये सारी चीजें, जहां तक सेफ्टी है, सेफ्टी अनकम्प्रोमाइजेबल सब्जेक्ट है, पर एक बार सबके साथ कंसेंसस बन जाता है तो हम उस स्टैंडर्ड को इम्प्लीमेंट करने का डेट तय कर सकते हैं, एक बात। दूसरी बात, ये जो भनोट साहब ने बिल्कुल सही बताया कि ये जो केबिन एंड विंडशील्ड ग्लास, ये इफ फिटेड कंडीशन पे लगाया गया है, क्योंकि हिमाचल में फार्मिंग, यूपी में फार्मिंग, मध्य प्रदेश में फार्मिंग और नॉर्थ ईस्ट में फार्मिंग, सभी जगह के टेम्परेचर और क्लाइमेटिक कंडीशंस अलग अलग हैं और उसको पीक गर्मी के दौरान भी करना है और सर्दी के दौरान भी काम करना है। तो अगर आप जबरदस्ती सरकार थोपने का प्रयास करेगी तो वो शायद उसको उतरवा के उसको साइड में रख देगा, क्योंकि उसके लिए काम करने योग्य नहीं है। तो एक इस तरीके का, जब तक हम लोअर पावर से हायर पावर की तरफ नहीं शिफ्ट करते, क्योंकि अगर एसी भी आप लगाने की बात करें तो पावर तो आप इंजन से ही ड्रॉ करेंगे। इंजन के पास सीमित पावर है, क्योंकि हमने उसकी ट्रैक्टर की कीमत कम रहे और चूंकि मेरी लैंड होल्डिंग बहुत कम है तो हमने छोटे छोटे ट्रैक्टर्स बनाने का सोच रखा है। हायर लैंड होल्डिंग वाले हायर कैपेसिटी ट्रैक्टर्स ले रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, और वो ट्रैक्टर्स काफी वेल इक्विप्ड भी हैं, सारे एनवायरमेंटल कंडीशंस के हिसाब से, एमिशंस के हिसाब से, सेफ्टी फीचर्स के हिसाब से। तो ये प्रयास चल रहा है, ये कांस्टेंट प्रोसेस है। और जैसे प्रेमला जी ने बोला, ये स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के बिना स्टैंडर्ड और उसका इम्प्लीमेंटेशन थ्रू नोटिफिकेशन ये संभव नहीं है। तो इस सब के ऊपर काम चल रहा है। ओके, एक सर दूसरा एक और पहलू है जो मैं दुपहिया वाहनों पर आना चाह रहा था। दुपहिया और दुपहिया वाहन जो है उसको लेकर भी सरकार ने कुछ नए नियम बनाए हैं और नए प्रावधानों की बात है। सेफ्टी फीचर खासतौर पर हैंड होल्ड किस तरीके से होंगे, पीछे बैठने वालों के लिए फुटरेस्ट किस तरीके का होगा, क्या ये मोटे तौर पर प्रावधान है और क्या इसे लागू करने के लिए, क्योंकि फेज यहाँ पर भी थोड़ा सा किया हुआ कंपनियों को उस तरीके के सेफ्टी फीचर के साथ मार्केट में उतारने के लिए, वो कितना अरसा वक्त दिया गया है? अच्छा, इस पे मैं 2-3 अगेन बातें बोलना चाहूंगा। चाहे वो हैंड होल्ड है, चाहे वो फुटरेस्ट है, चाहे वो पार्किंग स्टैंड है, चाहे वो ड्राइवर के पीछे पिलियन हैंड होल्ड हो, ये तमाम चीजें आज की तारीख में भी मोटरसाइकिल्स में आती हैं, पर वो अनरेगुलेटेड थी, उन किसी स्टैंडर्ड के तहत नहीं था। जो मैन्युफैक्चरर जैसे मुनासिब समझता था उसके मुताबिक ही वो उसको डिजाइन करता था और लगाता था। अब चूंकि इस पे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के मानक आ चुके हैं, तो इस नोटिफिकेशन के जरिए हमने किया है कि क्योंकि ये सारे सेफ्टी फीचर्स हैं, चाहे वो साड़ी गार्ड हो, चाहे वो एक्सटर्नल प्रोजेक्शंस का हो, चाहे फुटरेस्ट हो, चाहे पिलियन हैंड होल्ड हो, इन सबको हमने स्टैंडर्डाइज करने का प्रयास किया है इस नोटिफिकेशन के जरिए। दूसरा, हमने चूंकि टाइमलाइन इनमें जो इंडस्ट्री का कहना था कि हमको डिजाइन करके और डिजाइन करने के बाद इसके लंबे टेस्ट होते हैं, कोई मिलियन साइकिल्स तक के लिए लोडिंग करता है, तो इस पे सबने 16 से 18 महीने तक का समय मांगा है। तो हमने इसीलिए डेट ऑफ इंप्लीमेंटेशन जनवरी 22 रखा।
ओके। ये टू व्हीलर्स के संबंध में। और सर ये मैंडेटरी होगा, क्योंकि अभी क्या होता है कि एक कस्टमर अगर जाता है किसी शोरूम में खरीदने के लिए और वो सेफ्टी मेजर दिखते भी हैं तो पता लगता है कि वो व्यक्ति खुद हटाने के लिए बोल सकता है, बोल देता है, हटवा लेता है और सड़क पर इसके बाद वो आ जाता है। ये सारे मैंडेटरी प्रोविजंस हैं, इनएस्केपेबल हैं और इनको आपको लगाना होगा, क्योंकि इसमें वाहन और वाहन का चालक ही सेफ नहीं है, आजू बाजू में जो चलने वाले लोग हैं उनकी सेफ्टी सुरक्षा भी इसके साथ लिंक्ड है। जी अमेरा जी, टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स को अगर मैं कहूँ सेफ्टी के लिहाज से, और जब दुनिया के जो डेवलप्ड कंट्री वहां देखते हैं तो काफी ज्यादा फर्क दिखता है कैटेगरी वाइज से। लेकिन हम जब इस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, इंडस्ट्री का सहयोग या सपोर्ट, और उसके साथ साथ जो मैं कहता हूं कि मैंडेटरी करने के साथ क्या हम इसे लागू कर पाएंगे या कुछ और इसमें कदमों की जरूरत होगी? देखिए मिस्टर साचान, अगर आप टू व्हीलर इंडस्ट्री को देखेंगे इंडिया में, तो जो भी ये सेफ्टी फीचर्स अब CMVR के अंडर लाए हैं, ये ऑलरेडी मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड करता था। पर क्योंकि अगर आपको टू व्हीलर लेना है तो कस्टमर को पार्किंग के लिए स्टैंड चाहिए, उसके पीछे अगर पिलियन बैठेगा तो उसको पिलियन को पकड़ने के लिए कुछ तो चाहिए। इसी तरह से पेडल फुटरेस्ट चाहिए, अगर पीछे पिलियन बैठा है तो उसको फुटरेस्ट चाहिए। तो हर मैन्युफैक्चरर किसी न किसी रूप में ये सारे प्रोविजंस अभी भी दे रहा है। अब जो बात हुई है स्टैंडर्डाइजेशन की, कि उसमें एक सेफ्टी पैरामीटर्स इवैल्यूएशन के होने चाहिए भैया। वो जो भी हम चाहे वो पिलियन हैंड होल्ड हो, चाहे वो फुटरेस्ट हो, उसकी मिनिमम सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स मीट होनी चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए, उसका एरिया होना चाहिए, ताकि वो एज पर स्टैंडर्ड हो। तो वो जो इम्प्लीमेंटेशन आप कह रहे हो वो इतना मुश्किल नहीं है। अब सिर्फ स्टैंडर्डाइजेशन की बात है, ऑलरेडी ये सारे प्रोविजंस मैन्युफैक्चरर दे रहा है इंडिया में। एंड टू व्हीलर जो इंडिया में बनते हैं वो ग्लोबल स्टैंडर्ड के, इंडिया जो है सेकेंड लार्जेस्ट टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर ऑफ द वर्ल्ड है। हमारे यहाँ से वी आर ऑल्सो एक्सपोर्टिंग इन लार्ज नंबर्स, सो डेवलप्ड कंट्रीज में भी जा रही हैं। तो स्टैंडर्ड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन मैन्युफैक्चरर के लिए कोई दिक्कत नहीं है। खाली जो शर्मा जी ने बोला कि नए डिजाइन के हिसाब से जो उनको ये सारे नए सेफ्टी फीचर्स डेवलप करने पड़ेंगे, उनकी टेस्टिंग जरूरी है, क्योंकि सिर्फ फिटमेंट ही जरूरी नहीं है। उस प्रोडक्ट को इस मार्केट में एक लंबे ड्यूरेशन तक सस्टेन करना जरूरी है। सो उसकी ड्यूरेबिलिटी, उसकी वैलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये एक्सटेंडेड टाइम फ्रेम जो है एज पर न्यू डिजाइन, एज पर न्यू स्टैंडर्ड मैन्युफैक्चरर्स के लिए दिया गया है। भनोट सर, क्योंकि जब नए सेफ्टी पैरामीटर हम देख रहे हैं, उनका स्टैंडर्ड लेवल क्या होगा ये सरकार ने तय कर दिया है, लेकिन बहुत सारे दर्शक ये कहते हैं, उनकी आशंका है कि इन्हीं के सहारे जो कंपनियां हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, वो अलग अलग दाम तय करती हैं और वो एस्केलेट करती हैं उन प्रोडक्ट के दाम को की क्वालिटी के लिहाज से। क्या यहाँ पर भी कोई कैपिंग या पैरामीटर सरकार की ओर से फिक्स करने की जरूरत है? ये जो आशंका है ये कितनी कमजोर या मजबूत है? देखिए, अभी तक क्या था कि ये तुम्हारे मोटरसाइकिल के अंदर, जैसे कि पॉम्बला और शर्मा जी ने बोला है, कि ये फीचर जितने अभी थोड़े ऐड करे हैं ये पहले भी थे। जैसे फुटरेस्ट है, और जैसे हम आगे से साड़ी गार्ड है, या हम एक आगे से एक और गार्ड देते हैं, हैंड, वो क्या कहते हैं, हैंड एंड लेग्स का गार्ड लोग बाहर से लगवाते हैं गाड़ियों में, मोटरसाइकिल के अंदर। तो उसमें क्या होता था, ये बाहर से लगाते थे एज एंसिलरी इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री को फायदा होता था कि अगर ओई नहीं लगा के देता है तो उसको एक्साइज और GST वगैरह में फर्क पड़ता है, और एंसिलरी इंडस्ट्री बाहर से लगा लेते हैं तो उसका लगाते हैं। आज की डेट में क्या है, इसको एक ओई फिटमेंट को मैंडेटरी कर दिया गया है, और उसको मैंडेटरी वो भी एक स्टैंडर्ड के थ्रू किया गया है कि उस हर एक चीज़ के लिए अब वो स्टैंडर्ड बना दिए गए हैं कि उनको वो स्टैंडर्ड कंप्लाई करने पड़ेंगे। विद द रिजल्ट तो अब सबको एक ही क्वालिटी का है, ये नहीं कि कोई अलग अलग कहेगा कि मैं इससे ज़्यादा बेटर क्वालिटी का देता हूँ, वो तो एक कस्टमर की परसेप्शन है। बट ये मैंडेटरी है तो सबको देना ही पड़ेगा। और सबसे बड़ा सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बड़ी जहाँ झगड़ा होता था कि सारे हिंदुस्तान के अंदर हेलमेट पहनना एक नेसेसरी नहीं है, ये एक स्टेट सब्जेक्ट है। इसको काफ़ी देर से इसको ट्राई करा रहे हैं, पिछले कम से कम मैं इस चीज़ के अंदर 30 ईयर से इन्वॉल्व हूँ।
हम अलग अलग तरीके से इसको आजमा के देख लिया है। ये भी मैंडेटरी किया कि जब मोटरसाइकिल बेचा जाएगा तो उसके साथ हेलमेट को दिया जाएगा। ये भी एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, वो भी सक्सेसफुल इतना नहीं हुआ, क्योंकि हर एक स्टेट के अंदर वो स्टेट वाले इसको मैंडेटरी करते ही नहीं है। अगर वो ड्राइवर को मैंडेटरी कर देते हैं तो पिलियन पे नहीं होता, पिलियन को कर देते हैं तो उसके अंदर 3-3, 4-4 आदमी बैठते हैं तो वो बीच में छूट जाते हैं, प्लस इसमें रिलीजन एंगल भी आ जाता है। तो इसमें कई चीजें हैं, इट इज नॉट दैट सिंपल। देन द अदर इशू वाज कि जितना भी ये तुम्हारे हेलमेट बनते से ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्वालिटी वाज इंट्रोड्यूस इन द कंट्री। इट टुक अस ऑलमोस्ट 15 years to accept a international helmet standard in the country. It so happened that helmet standard in the Bureau of Indian Standard was dealt by a group which is dealing with civil structure, that is construction equipment, and they were not aware of the requirements of helmet which is used in a mobile application than a static application in a construction. So it took almost 15 years to mandate the standard. और अब I am glad the quality control order has been brought, and through quality control order by next year this is going to be made mandatory. No spurious types of helmets will be available in the country, but the only catch will be when will we make the wearing of the helmet mandatory. Probably due to the amendment done in the Motor Vehicle Act which has been done last year. In that there is a provision, उसके अंदर provision है कि इसको पहनना जरूरी है, जो है कि हेलमेट अब लगाना चाहिए। और शर्मा जी, एक आखिरी क्लोजिंग कमेंट में चाहूंगा आपका कि जब हम नए सुरक्षा मानकों की तरफ तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, नियमों को हमने कड़ा कर दिया है, ऐसे में रोड जो चलाने का, जहां पर मैं कहूं कि रोड्स हैं, उनके स्टैंडर्ड को भी हमें फोकस करना होगा। ये दर्शकों की मांग और जो कंज्यूमर है उसकी मांग है, उस पर भी उतनी ही तेजी के साथ काम होना चाहिए। ये आपको ये जान के वो होगा कि हमारे हाईवेज जो हैं, हमारे हाईवेज अभी नेशनल हाईवेज वर्ल्ड क्लास लेवल के बन रहे हैं। आपने देखा होगा कि वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक के ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए हाईवे का मतलब वाइडनिंग, स्ट्रेंथनिंग और उसका फैलाव ये काफी तेजी से हो रहा है। और स्पीड लिमिट्स भी जो हमारे हाईवेज पे हैं वो इस ढंग से डिजाइंड है कि हमारी गाड़ियां ज्यादा से ज्यादा तेजी से हाई स्पीड पे चल सके। तो हाईवेज की क्वालिटी के ऊपर एक सेपरेट विंग है मिनिस्ट्री के अंदर, रोड्स विंग, जो इसके ऊपर पूरा डिजाइन डेवलपमेंट का काम करते हैं और मेंटेनेंस, कंस्ट्रक्शन, तमाम चीजों को ध्यान में रखते हैं।